हाय, मेरा ये एक लेक्चर जो है आपके लिए मृदा क्षरण को नियंत्रण करना, मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सके, कैसे रोका जाए। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सोइल इरोजन, कंट्रोल ऑफ सोइल इरोजन या सोइल इरोजन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मृदा क्षरण को कैसे रोका जाए। देखो, मृदा क्षरण होने से क्या है, बहुत सी हमारे पास क्या होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है। कृषि करने में क्या होती है, एक प्रकार समस्या होती है, और खेती को तैयार करने के लिए भी समस्या होती है। इससे क्या होती है, भूमि के जो खाद्य पदार्थ, जो पोषक तत्व होते हैं, उनका भी क्या होता है, एक प्रकार से ह्रास होता है। प्रोडक्ट जो उत्पादन जो होता है वो भी क्या होता है, प्रोडक्ट उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो भी क्या होता है, एक प्रकार से लो होता चला जाता है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं मृदा क्षरण के नियंत्रण, मृदा क्षरण को किस तरीके से रोका जा सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर जो है, आपने कल के चैप्टर में देखा होगा कि सोइल इरोजन के बारे में मैंने कल पढ़ाया कि सोइल इरोजन कैसे होता है। ठीक है, ये वायु द्वारा भी होता है और जल के द्वारा होता है। वायु के द्वारा कैसे करके होता है, जल के द्वारा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हमने सोइल इरोजन के बारे में बात की। अब सोइल इरोजन को रोका कैसे जा सके, उसे कंट्रोल कैसे किया जा सके, तो उसके बारे में आज मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ। और शायद पेपर में भी आए तो आपको उसमें भी किस तरीके से लिखेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में क्या है। सोइल, इसे इंग्लिश में भी लिखता हूँ, सोइल इरोजन कंट्रोल। ठीक है, ये हमारा आज का चैप्टर हो गया। ठीक है, पहले मैं इससे बात कर लूँ, सोइल इरोजन, मृदा क्षरण होने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो एक पहली समस्या तो ये हो गई, मृदा में जो पोषक तत्व जो होते हैं, तत्वों का क्या होता है, ह्रास हो जाता है। एक प्रकार से पोषक तत्व क्या होते हैं, जो मृदा का क्षरण जो होगा तो उसमें जो पोषक तत्व जो होंगे उनका भी ह्रास होगा, वो भी उनके साथ क्या बह के चले जाएंगे, तो उनका भी ह्रास होता है। इससे क्या होता है, उत्पादन जो होता है, जब उनमें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे पौधों के लिए, जब पौधों के लिए पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, उत्पादन जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा क्या होगा, एक प्रकार से लो हो जाएगा, क्योंकि कम होता चला जाएगा। प्रोडक्शन हो गया। दूसरा, तीसरा कारण क्या होता है, इसमें खाद्य पदार्थ की समस्या उत्पन्न होगी। जब हमारा उत्पादन ही सही नहीं हो पाएगा सोइल इरोजन की वजह से, जब मृदा का गठन होगा, जब उसमें पोषक तत्व नहीं होगा, तो क्या होगा, उसमें खाद्य पदार्थ की भी क्योंकि एक प्रकार की समस्या होगी। जब प्रोडक्ट समर का उत्पादन नहीं हो पाएगा तो लोग जो भारत की इतनी जनसंख्या है, वो जब कुछ उत्पादन ही सही से नहीं होगा तो उनके लिए भोजन खाने के लिए कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्या होगा, पूर्ण रूप से सब लोगों को खाना नहीं उपलब्ध हो पाएगा, तो इसमें भी क्या होगी, इससे फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। जब खाद्य वाली चीज़ें कम होंगी तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी पे भी एक प्रकार से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक हो गया। अब कृषि के लिए तैयार करने में, खेत तैयार करने के लिए एक समस्या हो जाएगी। जब मृदा का क्षरण होगा तो कहीं उसे क्या होता है, कृषि के लिए तैयार करने में भी दिक्कत उत्पन्न क्या होगी, जब कृषि खेत में क्या होगा, एक प्रकार से गड्ढे बन जाएंगे, फिर उसको समतल करने में भी दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। ठीक है, अगर नदियों द्वारा हुआ तो उस खेत की जो भूमि जो होगी वो अधिक, जैसे कि ये हमारा खेत है, एक प्रकार से नदियों द्वारा हुआ तो इस तरीके से क्या हमारा खेत कितना बचा, फिर
इतना सा बचा, इतने में कितना प्रोडक्ट करोगे, कितना उत्पादन करोगे कृषि का, तो उसी तरीके से क्या होगा, उसमें भी क्या होती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। और फिर इसमें क्या होगा, जब सोलर ऊर्जा होगा उसमें कि आरो पार आस पास क्या होगा, तुम ट्रैक्टर से अपनी जुताई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भी मृदा क्या है, क्षरण में चली गई कटाव में। बाई चांस यहाँ ट्रैक्टर चलाया, ये मृदा भी क्या है, एक प्रकार से नीचे से खुक्कल हो गई है, नीचे की जो मृदा है वो एक प्रकार से कट गई है, तो क्या है, इसमें इसका ढहने का भी डर, धंसने का भी डर रहता है, जिससे क्या होगी, इससे भी कृषि तैयार करने में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो मृदा क्षरण होने की जो समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को हम समझ गए। पोषक तत्वों का ह्रास होगा मृदा में, उत्पादन कम होगा, फिर खाद्य पदार्थों की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृदा क्षरण को किस तरीके से रोका जाए। जब इतनी प्रकार की जब हमारे पास परेशानियां आएंगी तो उसको रोकने के लिए भी कोई उपाय किया जाएगा, तो उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल ऑफ सोइल इरोजन। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बना लोगे, फिर पेपर में एक टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते रहोगे। मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर को आप जब मृदा क्षरण होगा, जब ये लॉन्ग में होगा, तो आपको 150 क्वेश्चन में आराम से 150 वर्ड में आराम से लिख लोगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप इस तरीके से क्या होगा, ऐसे चित्र बना देंगे डायग्राम को और उस पर लिख देंगे, जो जैसे कि आपका पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है तो इस तरीके से बनाएंगे, जब इरोजन होगा तो पोषक तत्वों का होगा, इस तरीके से आप बनाते रहेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ सोइल इरोजन कंट्रोल, मृदा क्षरण को किस तरीके से रोका जा सकेगा। तो नंबर 1 तो हो गया हमारा घास का रोपण करके। ठीक है, घास को रोपण करके। नंबर 2 वृक्ष का रोपण करके, घास रोपण करके, वृक्ष रोपण करके और यांत्रिक विधि द्वारा। ठीक है, नंबर 4 कृषि के द्वारा। ठीक है, मृदा क्षरण को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारे 4 प्रकार से क्या होता है, मृदा क्षरण को हम रोक सकते हैं। एक तो हमारा हो गया घास रोपण की विधि से द्वारा। क्या है, जैसे जहाँ हमारा मृदा का क्षरण होता है, या तो हम क्या होता है, मृदा के क्षरण के ऊपर क्या, मृदा जहाँ हमारी मृदा का क्षरण होता है, वहाँ क्या होता है, हम उस साइडों से क्या होता है, घासों को लगा दे, या तो भूमि के चारों ऊपर क्या होता है, घास को रोक दे, ऐसी चीज लगा दें जहाँ मृदा कटाव अधिक हो रहा है, उस जगह पर हम घास वाली फसलों को बो दें, जिससे क्या होगा, मृदा को वो क्षरण होने से रोकेंगी। घास रोपण के लिए इसमें कई प्रकार की घास आती हैं, उनको हम क्या लगा दें, जैसे कि घास की जगह हम किसी प्रकार से क्या है, क्षरण करने के लिए क्या घास को लगा दें। ठीक है, जब हम घास को क्या रोप देते हैं तो क्या होता है, उसका मृदा का क्षरण कम होता है। जैसे कि हमारा ये खेत है, ये हमारा क्या है, खेत है, इस खेत का हमारा इसमें मृदा क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम घासों को क्या है, यदि हमारा क्या होता है, साइडों से कभी मृदा कटाव होता है तो साइडों पर क्या होता है, घास को लगा देते हैं, जिससे कभी ये जो घास जो होती है वो हमारा मृदा कटाव होने से क्या है, रोक लेती है। ठीक है, यदि वर्षा के द्वारा भी होगा तो वर्षा की जो बूंदें जो होंगी वो मृदा घास जो होगी अपने ऊपर क्या है, रोकेंगी, अपने आप पर क्या होगी, झेल लेंगी उस बूंदों को। क्या होगी, जिस बूंदे की इससे क्या होगी, जो घास के ऊपर गिरेगी तो घास होगी, तो क्या होगी, घास के ऊपर से क्या होगी, मृदा का कटाव नहीं होगा, मृदा पे बूंदे नहीं गिरेंगी, तो मृदा का कटाव कम होगा। ठीक है, ये होगा। अब वृक्ष का रोपण करके, अब आपको तो पता है वृक्ष का रोपण करके। ठीक है, अब वृक्ष का रोपण करके हम किस तरीके से करते हैं, जैसे जहाँ जहाँ मृदा का कटाव होता है, एक हमारा ये खेत हो गया, इसमें मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा खेत हो गया, और मृदा के वृक्षों को क्या होता है, वृक्षों को कहता है मृदा के चारों ओर क्या होता है, लगा देते हैं, जिससे कि मृदा का कटाव नहीं होता। जैसे नदियों के किनारे जो हमारे खेत होते हैं उसमें मृदा लगा देते हैं। मृदा का कटाव, मृदा क्या होती है, आपने पता होगा, जब आपके जो पेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मृदा की पेड़ जो होती है, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो एक प्रकार से क्या होती है, मृदा को अपनी ओर क्या होती है, अटैक करी होती है, जोड़ी रहती है, जिससे क्या होता है, मृदा को क्षरण होने से रोकती हैं। तो इसी तरीके से हम
मृदा कुछ क्षरण रोकने के लिए पेड़ों का भी उपयोग कर देते हैं, ठीक है। या वनों का वन लगा देते हैं, जैसे कि हमने कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में मृदा का कटाव होता है तो वहाँ हम वृक्षों का क्या होता है रोपण कर देते हैं, घने घने क्या होते हैं वृक्षों को लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ का मृदा कटाव कम हो। और आपने देखा भी होगा मृदा कटाव के कम करने के लिए क्या होती है, सरकार भी कई योजना निकलती है, पेड़ को लगाओ ना कि काटो, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको मृदा को क्षरण से रोकना है तो पेड़ों को भी लगाना होगा। अब और बात होती है हमारी यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि द्वारा क्या होता है, मृदा का क्षरण किस तरीके से किया जा सकता है। यांत्रिक विधि द्वारा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जुताई करके मृदा क्षरण को रोका जाता है। जुताई करके किस तरीके से रोका जाता है, यदि हम खेतों में क्या है जुताई करेंगे तो जो पानी जो होगा वर्षा के द्वारा जो भी पानी आएगा, तो जब जुताई करी होगी खेत में तो क्या होगा, वो पानी जो मृदा जो पानी जो होगा वो मृदा क्या होगी अपने वो अंदर को एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर सोख लेगी, जिससे क्या होगा पानी की जो मात्रा जो होगी वो मृदा अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, तो जिससे मृदा का कटाव क्या होगा एक प्रकार से कम होगा, ठीक है। जुताई करके हो गया, ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करके भी क्या हो जाएगा, किससे हो जाएगा, या पक्की नालियां द्वारा, पक्की यांत्रिक विधि। एक यांत्रिक विधि हम इस तरीके से बताता है, जैसे कि हमने अपना जब खेतों में सिंचाई करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक टपक विधि है, बौछार विधि, इन विधियों को कम से कम यूज करके, जैसे कि हमारे खेत में कम पानी की आवश्यकता है तो हम ये यांत्रिक विधि द्वारा क्या होता है पानी को कहते हैं टपक विधि से उतना ही पानी दें जितनी खेत भूमि को की आवश्यकता है, ना कि आवश्यकता से अधिक, यदि आवश्यकता से अधिक दोगे तो पानी अधिक होगा, उसको फिर निकालना होगा, निकालोगे तो उसके साथ क्या मृदा भी बह के निकलेगी। तो यदि बौछार विधि से पानी दें, जैसे कि सिंचाई करें तो जिससे कि पानी उस भूमि को उतना ही प्राप्त होगा जितना आप दोगे, ना कि ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आंतरिक विधियों द्वारा क्या है हम रोका जा सकता है, ठीक है। ट्रैक्टर द्वारा जुताइयाँ करके भी रोका जा सकता है। और तीसरा क्या आ रहा है हमारा, कृषि के द्वारा। अब ये चौथी जो विधि है हमारी, कृषि के द्वारा मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सके, ठीक है। अब हम कृषि के द्वारा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपको। कृषि के द्वारा मृदा क्षरण को कैसे रोका जाए, ठीक है। कृषि के द्वारा किस तरीके से होता है, इसमें भी हम जुताई के द्वारा करते हैं, जुताई करके करते हैं, ठीक है। खेतों में मेड़े बना के, खेतों में मेड़बंदी करके जब मृदा क्षरण होता है, जैसे कि हमने छोटी छोटी जब खेतों में मृदा क्षरण हो रहा है तो उसी प्रकार से क्या है हम मेड़ों में छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, जिससे कि पानी को हम उसकी आवश्यकता के अनुसार ही देते हैं, जिससे क्या होता है मेड़ों में जब पानी वो होगा तो पानी ही उतना ही रहेगा, ना कि पानी कितना बाहर जाएगा। मेड़े बंदे होंगी पानी एक्स्ट्रा कहीं बाहर नहीं निकलेगा, जब बाहर नहीं निकलेगा तो मृदा भी साथ में बाहर नहीं जाएगी। जैसे मेड़बंदी द्वारा भी हम खेतों का करते हैं, ठीक है। गहरी जुताई करके, ठीक है, जुताई करते हैं, गहरी जुताई करके, हाँ इसी में लिख दे रहा हूँ, गहरी जुताई करके। गहरी जुताई होगी तो क्या होगा, पानी जो होगी भूमि के अंदर पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। उर्वरक देकर यदि आप उर्वरक को दोगे तो भूमि में क्या होगा, एक जब आप उर्वरक दोगे तो भूमि में क्या है, भूमि के अंदर वायु संचार और उसमें
जल धारण क्षमता, जल धारण करने की क्षमता जो होगी, जल धारण करने की क्षमता भी, जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, मृदा का कटाव कम होगा। यदि हम उर्वरक देंगे तो उसके वायु संचार भी बढ़ेगा, पौधों की भी, और उसकी यदि जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, यदि हम बढ़ेगी, ठीक है, जिससे कि मृदा का कटाव कम होगा, क्योंकि जल धारण क्षमता बढ़ेगी। जब जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी तो भूमि क्या होगी, अधिक से अधिक पानी को अंदर अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, तो अवशोषित कर लेगी तो उसी प्रकार से मृदा का कटाव नहीं होगा, ठीक है। उर्वरक द्वारा हो गया, ठीक है टॉपिक। अब किसी उर्वरक दोबारा, और ठीक है, इसी तरीके से हम मृदा क्षरण को रोकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जब इस तरीके से शॉर्ट बाई शॉर्ट लिखोगे ना, छोटा छोटा, तो आपको ये पेपर में भी अच्छा लगेगा और आपको एग्जाम में भी सही से देगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ सकोगे मृदा क्षरण के नियंत्रण के उपाय, मृदा क्षरण को किस तरीके से रोका जा सके, मृदा क्षरण को किस तरीके से रोका जा सके, ठीक है। उसके लिए वृक्ष को लगाएं, वृक्ष को काटे कम, घास कहीं कहीं ऐसी जगह जहाँ घासों वाली क्या होती है, घास वाली फसलों को उगाकर क्या होती है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, ठीक है। तो जो ये जो कल वाली जो क्लास है वो हमारी, जो आज मैंने जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्लास बोली थी वो आज ना करा के उस क्लास को मैं कल कराऊंगा, उसके बारे में कल कराऊंगा, क्योंकि मैंने ये जो मृदा क्षरण जो उसको कंप्लीट कर दिया। मृदा क्षरण कैसे होता है, उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, ठीक है, उस टॉपिक बाई टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। और जो आप इसी तरीके से क्या होती है, जैसे कि गहरी जुताई करके इसके बारे में हम दो दो टॉपिक लिख लेंगे, तीन तीन चार चार लेंगे, तो आपका 150 वर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और आप देखना, आप मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर्स के जो मॉडल पेपर हैं, जो अपने जो बीएससी सेमेस्टर के जो पेपर जो हैं, जैसे सॉइल एंड वाटर का जो चैप्टर है हमारा, तो उसके बारे में आप प्रीवियस के मॉडल पेपर देखना, तो उसमें ज़रूर देखना कि आप 2 साल की, जैसे कि 20 और 22 से 23 का मॉडल पेपर लेना, फिर उसमें चेक करना कि जो मैंने पढ़ाया है वो कितनी बार क्वेश्चन आया है। 20 में भी आया होगा और 23 में भी आया होगा, चाहे 2 नंबर में आया हो चाहे 10 नंबर में आया हो। तो इसी तरीके से मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा उतना ही जो मेन है, जो पेपर में आ सकता है, ना कि मैं पूरी किताबों को आपको पढ़ाऊँ। आपका भी टाइम बर्बाद होगा, आप भी कहोगे कि सर ने क्या पढ़ाया। इसी तरीके से मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर के लिए है, और आप उसको किस तरीके से कॉपी में लिखें मैं उसको भी समझाता चलूँगा, जिससे आपको एग्जामर मतलब आपको फेल होने से बचाएगा, आप अपने आप को आप फेल होने से बचाओगे। और एग्जामर भी इस तरीके से जब लिखोगे तो एग्जामर भी समझेगा यार कि इस स्टूडेंट ने भी कुछ नया लिखने की कोशिश करी है, ना कि और बच्चों की तरह तुम भी क्या होता है थ्योरी को लिख दो, तुम भी दूसरे बच्चों की तरह थ्योरी को लिख दोगे, तो क्या होता है ना, 100 भेड़ों में भेड़े ही दिखाई दोगे। भेड़ों में शेर बनने के लिए कुछ नया करना ही पड़ेगा, तभी तो तुम देखोगे कि हाँ नया है कोई, तुम भी इसमें भेड़ों की तरह भेड़ ही दिखाई दोगे। और सबसे और आपने ये देखा ये कि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है इतना हार्ड सब्जेक्ट है, वैसे देखा जाए तो इतना हार्ड सब्जेक्ट है, और देखा जाए तो वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट में 10-12 क्या होते हैं सब्जेक्ट अपने होते हैं। इन 10-12 सब्जेक्टों को कंट्रोल करना, यदि आप चाहो, सोच रहे होगे कि मैं किताबों से पढ़ूँ, तो किताबों से कितना पढ़ोगे, तो इसलिए मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके पेपर के लिए जरूरी है, ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी वो मैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊंगा, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट सोल टेक्सोनोमी के बारे में, ठीक है। उसका चैप्टर जो है हमारा उसके बारे में
क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। फिर हम अगले अगले जो नेक्स्ट दिन को फिर इसका सोयल कंजर्वेशन का लेके आऊँगा मैं, ठीक है। ऐसी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे पेपर भी आ गए, पेपर आने वाले शायद। ये जो MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो पेपर है वो शायद 18 फरवरी से फिफ्थ सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 6 7 6 4th के साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो सोयल एंड वाटर एंड कंजर्वेशन की जो क्लास का ये सब्जेक्ट का जो हमारा ये आज का जो लेक्चर हो गया और कल का, ठीक है। तो आप इसके लेक्चर को सही से देखें और समझने की कोशिश करें, ठीक है।